इस देश की महिलाएं सबसे अधिक श्रम और परिश्रम करती है। अंतरिक्ष तक पहुंच रही है, क्या उस महिला को राजनीति में निर्णय निर्माण में होने की जरूरत नहीं है? सरकार का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, वो क्या करेगी? मतलब दीनहीन बात उसको, अरे आप भी दीनहीन बना देते हो, आप ही देवी बना देते हो। पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना होगा कि महिलाएं सिर्फ मोहरा नहीं है, कि उसे अपनी आइडेंटिटी की रक्षा खुद करनी। मनी मसल्स और माफिया, औरतें इन चीजों से नहीं भिड़ सकती। राजस्थान में लोकसभा चुनाव हो रहा है यहाँ पर, और जब यहाँ पर चुनाव आता है तो एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर महिलाओं को कितना टिकट मिला, कितना उनका रिप्रेजेंटेशन हो पा रहा है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा। तो उस पर ये बात समझ में आती है कि उनकी संख्या बहुत कम है। 200 के मुकाबले लगभग 20-25 पर आ जाती है, 25 के मुकाबले 5-6 रह जाती है। तो इस पर हम लगातार सीरीज़ कर रहे हैं एबीपी लाइव का अपनी बातें करके, जिसमें हम महिलाओं से बातचीत करते हैं। वो महिलाएं जो प्रबुद्धजन हैं, प्रोफेसर हैं, जो फील्ड में काम कर रही हैं, उनसे समझना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है, किस वजह से पॉलिटिकल पार्टियां उनको टिकट नहीं दे रहे हैं, क्या वो आना नहीं चाह रही हैं, तमाम ऐसी बातें। आज हमारे साथ एक और पैनल मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर हैं लाड कुमारी जैन जी। ये बताइए कि राजस्थान में जब बात आती है महिलाओं को टिकट देने की, क्या वजह है, क्यों कमी रह जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि राजस्थान पिछड़ा प्रदेश रहा है, और भी राज्य है जहाँ पर कि पितृ सत्तात्मक मानसिकता का पेड़ की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी है। मैं कहूँगी, मैं 45 साल से एज ए विमेन एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट काम कर रही हूँ, अपनी स्कूल लाइफ से भी कर रही थी, और हम उस पेड़ की जड़ों को उखाड़ आज तक भी नहीं फेंक पाए। तो वो माइंडसेट जो है, पितृ सत्तात्मकता का माइंडसेट, जो मानसिकता है, वो बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। और जो पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, हम भी चाहते हैं, आंदोलन भी करते हैं, क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली तमन्ना रहती कि अधिक से अधिक महिलाएं पार्लियामेंट में पहुँचे। क्योंकि अभी कल ही की बात है, 14 अप्रैल 133वां जन्म दिवस हमने बाबा साहब अम्बेडकर साहब का मनाया, और उनको आप एक तरह से हमारे भारत के संविधान का जनक कह सकते हैं। वो जो संविधान निर्माती सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और बहुत कुछ चीज़ें जो उन्होंने उस संविधान में डाली, और उसमें बराबरी का हक, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा कहते हैं, हम तो बहनाचारा भी कहते हैं, फर्टर्निटी इंग्लिश में, दोनों में कॉमन है। तो वो जो चीज़ें संविधान में उस समय सोच समझ करके डाली गई थी, और मतलब लड़का हो या लड़की हो, माता हो या पिता हो, दोनों को गार्जियनशिप भी हमारा संविधान बराबर दे रहा है। लेकिन बाद में जितने भी कानून बने, तो पुरुषोचित और पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले जो लोग संसद में बैठे थे, एक एक करके, जैसे संविधान ने बराबरी की बात कही, इवन अम्बेडकर साहब का ने लिखा भी है और बोला भी था, और उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा, देश की प्रगति नहीं हो सकती। साफ था उनका, और वही चीज़ें उन्होंने डाली। चाहे हम मौलिक अधिकार, हमारा तो प्रस्तावना ही बहुत बढ़िया, बहुत ही वंडरफुल प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार की बात ले लें। और एक और जो मैं संविधान का अनुच्छेद 42 की ओर ध्यान अपने आप भी ध्यान लाती हूँ, क्योंकि बाद में हम कार्यस्थल पर यौन शोषण की इतनी बातें आई, जबकि संविधान उस समय बना कितनी दूरदर्शिता के साथ कि हमारा अनुच्छेद 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एट वर्क, कार्य करने का स्थान मानवीय संवेदनाओं के साथ न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो और आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 है, जिसमें मेरे को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का और गरिमा के साथ जीने का अधिकार दे रहा है। पर कभी मैं ऑनर किलिंग के रूप में मारे जाऊँ, कभी दहेज के रूप में, कभी किसी रूप में, तो महिलाओं को ऊपर करके आने नहीं दिया, इतनी बेड़ियों से झकड़ दिया उनके। कहते क्यों पाँव में भी क्यों डाल दिए, हाथों में भी कंगन क्यों डाल दिए, पाँव में क्यों डाल दी, गले में क्यों डाल दी, मतलब सब कुछ नपातुला होना चाहिए। आप देखिए कि महिलाएं सबसे ज़्यादा, आधी आबादी की बात है, और महिलाएं सबसे ज़्यादा श्रम और परिश्रम करते हैं। एक महिला होने के नाते मुझे नहीं चाहिए कुछ भी मुफ्त का, क्योंकि मुझे श्रम और परिश्रम करना आता है। इस देश की महिलाएं सबसे अधिक श्रम और परिश्रम करती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं की है। और अब हम कहीं चुनाव में कोई महिला ने कभी मांग नहीं की होगी कि मुझे मुफ्त में मिल जाए। हम जानते हैं कि हम हथेली में सीधा कोई हलवा परोस का हमें नहीं चाहिए। हमें तो मज़ा, आनंद तभी आता है जब हम अपना श्रम और परिश्रम करके उसको हासिल करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं। अच्छा, तो महिलाएं टिकट भी, लोग कह रहे हैं महिला टिकट भी नहीं मांगती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टियां उनको किस तरह से पीछे तक, देखिए 2-3 कारण हैं। मानसिकता तो है ही, लेकिन जिस तरह का राजनीति का वातावरण, आज नहीं 30-35 साल पहले भी हम यही बात करते थे कि मनी मसल्स और माफिया, औरतें इन चीज़ों से नहीं भिड़ सकती है। आप घर की जिम्मेदारियां, बच्चों का केयरिंग वेयरिंग, जॉब जो भी है, उन सब की बात करो, तो औरत को हर पल आप ये कहते तू साबित कर तू कैसी है,
लेकिन पुरुष को कभी ये प्रश्न नहीं किया जाता तू साबित कर तू कैसा है। तो ये जो अड़चने आती है, और दूसरा जो सारा मनी का है, क्योंकि उसका कोई नहीं, पावर का गेम में पूरा शक्ति का केंद्र है। घर में भी अर्थव्यवस्था पे उसका कंट्रोल नहीं है, बाहर भी अर्थव्यवस्था पे उसका कंट्रोल नहीं है। सीधा सा जेडीए का मेरे को रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था अभी कुछ दिनों पहले, और उसमें लिख रखा मैन एट वर्क, जबकि सारी की सारी महिलाएं काम कर रही, एक भी पुरुष नहीं था। तो ये चीजें ठेकेदार हैं। उसका पुरुष होगा, है ठेकेदार पुरुष। नहीं तो कारीगर पुरुष होगा, मजदूर महिलाएं होगी, ठेकेदार पुरुष होगा, लेबर करने का काम महिलाएं। तो इन चीजों से जब तक उनको हम आगे नहीं लाएंगे, उभरने नहीं देंगे, वो लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, और संघर्ष कर करके आगे बढ़ भी रही है, आगे बढ़ रही है। अब एक प्रोफेसर से बात करते हैं। आप बताइए कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर मसल्स पावर, मनी पावर और मैन जो है आगे है, लेकिन कुछ महिलाएं भी ऐसी रहीं जो पुरुषों से ज़्यादा आगे निकली। ममता बनर्जी, मायावती, जयललिता, इनका भी अपना उदाहरण होता है। राजस्थान में भी कई सारे ऐसे नाम रहे। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कुछ इस तरह से कमियां रह गई, या अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं, या कुछ नया होगा? नमस्कार। मैं राजस्थान से ज़्यादा उस पे बात करना चाहूँगी, हमारी जो संस्कृति है। और अभी नवरात्र चल रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं आप। महिला शक्ति रूपिणी है, शक्ति के रूप में हम उसकी पूजा कर रहे हैं, और वैसे उसे वो अधिकार नहीं दे रहे हैं जो उसे मिलने चाहिए, उसे आगे आने नहीं दे रहे हैं। जैसा कि अभी लाडजी ने कहा, तो आप दुर्गा सप्तशती है, नवरात्रि में उसका पाठ किया जाता है, और उसमें यह बताया जाता है कि महिषासुर था, उसने देवताओं को त्रस्त कर दिया था। देवता इतने अक्षम नहीं थे कि वो उससे लड़ नहीं सकते थे, लेकिन उन देवताओं ने सबने उनके अपने अपने तेज से एक नारी बनी, और उसको देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए, और उस नारी ने महिषासुर का वध किया। अगर आप लोग पाठ करते हैं या सुनते हैं तो ये हमारी उसमें है, हिंदू माइथोलॉजी में। इसी तरह से चंड मुंड थे और शुंभ निशुंभ थे। चंड मुंड उनके सेनापति थे और शुंभ निशुंभ थे। उन्होंने देवताओं को इतना परेशान कर दिया था कि देवताओं के सारे रत्न, ऐरावत उनके पास था, और इंद्र का वज्र था, और बहुत सारे जिस जिस देवता का जो जो रत्न दुनिया में जो भी रत्न थे सब उनके पास थे। और उस समय वो देवी जो सुंदर है, खूबसूरत है, तो उनका दूत जब देखता है कि खूबसूरत देवी है, तो बोले ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। और वो ये जो शुंभ निशुंभ है वो अपने दूत धूम्र को भेजते हैं और कहते हैं कि भाई तुम, चूंकि हम तुम्हें मानते हैं कि तुम रत्न के समान हो और सारे रत्न हमारे पास हैं, इसलिए तुम हमारे पास आ जाओ, स्वीकार करो, और तुम अगर हमारे पास आ जाओगी तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। जो रत्न सारे हैं उन सब संपत्ति से, और बहुत कुछ अधिकारिणी तुम हो जाओगी। तो देवी, मतलब ये स्त्री समानता का, स्त्री पुरुष समानता का पहला दस्तावेज मैं इसे कहती हूँ। देवी कहती है ठीक है, मैं क्या करूं, मुझसे गलती से मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और वो प्रतिज्ञा ये थी, यो में तुल्य बलो लोके समय भर्ता भविष्यति। जो इस संसार में मेरे बराबरी का बल वाला होगा वह मेरा स्वामी बनेगा। और ठीक है, तो तुम आ जाओ, युद्ध में अपन लड़ लेते हैं। और अंत वही हुआ। देवी ने चंड मुंड का, धूम्रलोचन का और शुंभ निशुंभ का सबका विनाश कर दिया। तो हम अपनी पूजा में महालक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, इन सब को पूजा करते हैं, लेकिन हम जब लौकिक जीवन में आते हैं तो हम स्त्रियों को वह स्थान नहीं दे पाते। और कुछ कारण ये भी हैं कि पारिवारिक दृष्टि से भी पितृसत्ता की भी बात है और पारिवारिक जिम्मेदारियों की भी बात है। लेकिन वो हर क्षण स्त्री को प्रूव करना पड़ता है, और प्रूव केवल घर में भी नहीं, बाहर भी प्रूव करना पड़ता है। टिकट प्राप्त करने के लिए वही मसल माफिया की बात है, और टिकट प्राप्त करने के बाद, और जो स्त्रियां सर्वाधिक वोट लेके जीती हैं, हमारी दिया कुमारी जी पिछली बार के चुनाव में उनको सर्वाधिक वोट मिले थे, उनका रिकॉग्निशन तो है, लेकिन उनके अतिरिक्त जो महिलाएं जीत भी जाती हैं वो अपने आप को लगातार प्रूव करती रहती हैं, टिकट मिलने से लेके जीतने तक। तो हमें लगता है कि हमारी कथनी और करनी में भी कहीं अंतर है। जब हम देवियों की पूजा करते हैं तो अलग बात होती है, और जब हम देवियों से, स्त्रियों से व्यवहार करते हैं, इस महिलाओं के प्रति जो अपराधों के आंकड़े आ रहे हैं वो देखे जाएं, तो सिर शर्म से झुक जाता है कि यही वो लोग हैं जो देवी की पूजा भी करते हैं। तो ऐसी मतलब बहुत अंतर है। तो हाँ। अब यही बात है कि समानता तो थोड़ी बहुत मिल रही है, मतदान बहुत ज़्यादा कर रही हैं। अगर मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो महिलाओं को 1 लाख रुपया कांग्रेस देना चाहती है, बीजेपी की तमाम वो वादे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये कब बदलेगा कि उनको टिकट भी बराबर का मिलेगा?
टिकट बराबर का मिलने में तो मुझे लगता है अभी बहुत समय है। अभी तो आपने जो आरक्षण की घोषणाएँ हुई हैं, वह भी जब ज़मीन पर वाक़ई पूरी होती हैं, उसमें ही बहुत समय लग जाएगा। राज्यसभा में कब बिल पास हुआ था, लोकसभा में अब पास हुआ है और अभी हम देखते हैं कि ज़मीन पर कब तक वह व्यवस्था में कब तक आ पाता है। तो अगर व्यवस्था में आ जाएगा, आरक्षण के थ्रू ही आएगा, सीधे आने में तो और भी बहुत समय लग जाएगा। लेकिन ठीक है, जब भी आता है तो महिलाएँ अपने आप को प्रूव करके दिखाएँगी, लेकिन महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। अपने आप से अगर वो आगे बढ़ के ले पाती हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके सहयोगियों के द्वारा उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। अगर मौका मिलता है तो वे बेहतर प्रशासक साबित होती हैं, अनेक क्षेत्रों में महिलाओं ने दिखाया हुआ है। वो अच्छा कर भी रही हैं। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पे वसुंधरा का एक युग कहा जाता है, वित्त मंत्री। अब ये से वही सवाल लगातार हो रहा। कल कुछ जो प्रोफेसर थी उनका कहना था कि खुद आना पड़ेगा उनको सामने, नहीं आएंगे तो ये मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जहां महिला अध्यक्ष हैं पार्टी की वो भी महिलाओं को टिकट नहीं देती हैं। तो आपका क्या मानना है? संतोष जी, प्रश्न बहुत गंभीर है और जैसा कि मेरे दो सीनियर प्रोफेसर्स ने कहा है, प्रोफेसर लाड कुमारी जी, प्रोफेसर बीना जी, कि हमारा जो समाज है वो पुरुषों द्वारा गवर्न किया जाता है और अभी से नहीं, बहुत सालों से। ये मैं मानती हूँ, जैसे मैंने पहले कड़ी में भी कहा था कि बहुत पुराना युग स्त्री का महत्व रखते हुए युग हुआ करता था। बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि वो धीरे धीरे समाप्त होता होता और दास प्रकृति में आते आते और अब ऐसा हो गया है कि शायद वापस से उभरने लगा है, यानी स्त्रियां वापस से अपनी पावर में आने लगी हैं। समय ज़रूर लगेगा, पर मेरी दृष्टि से हम जब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, मेरे दोनों जो प्रोफेसर्स हैं इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है और मेरी यंग फ्रेंड भाग्यश्री जी भी इस दिशा में बहुत काम कर रही हैं। हम महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को उठाने की बात करते हैं। मेरी दृष्टि में महिलाओं के बजाय पुरुषों का माइंडसेट चेंज करना बहुत आवश्यक है। जब तक कि मेरे पुरुष, चाहे वो भाई हो, पिता हो, पति हो, उनका माइंडसेट खुला नहीं होगा, वो बराबर का दर्जा ना मानेंगे या अपने से ज़्यादा माइंडसेट को ना मानेंगे, तब तक इसमें परिवर्तन आना बहुत मुश्किल है। तो ये परिवर्तन के लिए घर से अगर शुरुआत हो, यानी मैं अगर माँ हूँ, मेरे घर में मेरे बेटा और बेटी है, मैं उनको बराबर का हक देती हूँ, उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी देती हूँ, तो शायद एक छोटा सा चेंज आने की शुरुआत होगी। और आपने देखा होगा जिन जिन लड़कियों ने, जहाँ भी यंगस्टर्स ने कहीं कोई अपना परचम लहराया है, उसके पीछे उनके घर से कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा साथ था, चाहे वो पीयर ग्रुप से हो, चाहे फैमिली से हो। अब बात कर लेते हैं भाग्यश्री से कि जिस तरीके से कह रही हैं मैम कि पुरुष माइंडसेट को चेंज करना। आप अकेली ऐसी महिला हैं राजस्थान में जो इतनी बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट बच्चियों को फिर से पढ़ा रही हैं, उनको ले जा रही हैं स्कूल तक। चुनौतियाँ लगती हैं कि चुनौतियाँ कहाँ आ रही हैं, किस तरीके की समस्याएं खड़ी हो रही हैं वहाँ पर? संतोष जी, चुनौतियाँ नहीं, बहुत चुनौतियाँ हैं। महिला जब से यहाँ पे है, मुझे लगता है उसके साथ एक वर्ड जुड़ गया है कि उसे अपनी आइडेंटिटी की रक्षा खुद करनी है, उसको प्रूव करना है। आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, अगर हम लोग मल्टीपल डायमेंशन पे सोचें, वेदर हम फैमिली के लेवल पे सोचें, सोसाइटी के लेवल पे सोचें, या हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पे सोचें, कहीं पे भी वो इक्वालिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे हमने बिल्कुल समानता दी है कि पुरुष और महिला समान है, लड़का लड़की सब समान है, बचपन से समान है, जैसे पैदा हुए वहाँ से समान है। लेकिन जैसे ही आए हैं वो इक्वालिटी जैसे ख़त्म हो जा रही है, हमें प्रूव करना पड़ रहा है। अगर महिला कोई क्षेत्र चुनती है तो देखिए उसमें वो सुरक्षा को देखती है। पेरेंट्स बचपन से उसको बताने लगते हैं, वो पुलिस नहीं चुनेगी, बेटा सेफ नहीं है, कॉल सेंटर का जॉब नहीं सुनेगी, आना जाना सेफ नहीं है। तो किससे सेफ नहीं है वो? कौन करेगा उसको सेफ? किसकी जिम्मेदारी है वो? अगर बचपन से हम लोग बात करें तो इतने सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स हम लड़कियों के लिए लगा देते हैं, जोर से नहीं हंसना, बाहर नहीं जाना, ये नहीं पहनना। क्या लड़कों के लिए कभी हमने कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किए? काश अगर हम लोग लड़कों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगा दें तो चीज़ें खराब नहीं होंगी, और अगर लड़कियों के लिए अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट ना लगाएं तो वो इक्वालिटी उन्हें भी समझ में आएगी। क्या हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं? सिखाने की प्रक्रिया में हम लोग सिर्फ लड़की को सिखाते हैं, लड़के को भी कभी इंक्लूड नहीं करते। अगर हम लोग सिखाने की प्रक्रिया में लड़के को भी इंक्लूड कर लें तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। अब अगर हम लोग पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे थे, जैसे बीना जी से मैम से आपने पूछा कि कब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन समान होगा, तो देखिए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूं ही नहीं समान होगा। महिलाओं को हर लेवल पे प्रूव करना पड़ा है। पेरेंट्स, फैमिली,
सबको भी समझना होगा कि महिलाएं पॉलिटिक्स को अपना करियर, पॉलिटिक्स को अपनी राह के तौर पे चुन सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी समझना होगा कि महिलाएं सिर्फ मोहरा नहीं हैं। महिलाओं का जो अभी वोटिंग का जो लेवल, जो परसेंटेज इम्प्रूव हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी ये मानसिकता बोले कि उनको भी लग रहा था कि आधी आबादी को अगर हम लोग अवेयर नहीं करेंगे तो ये भी हमारे लिए वोट बैंक है। तो अगर वो रियल मायने में पॉलिटिकल पार्टीज़ अवेयर हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें रियल मायने में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन में लाना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए। तब माना जाएगा कि महिलाओं को भी वो लोग इक्वली समझ रहे हैं और इक्वल लेवल पे लाना चाह रहे हैं। एक बड़ा रोचक होता है, राजस्थान में 2 चुनाव मैंने देखा। एक तो उपचुनाव था, एक चुनाव हुआ। किरण महेश्वरी जी की डेथ होती है तो कहा जाता है सिंपैथी वोट मिलेगा उनको, उनकी बेटी को टिकट दे तो जीत जाएगी। दोबारा वो खुद चुनाव जीत करके आती है। दूसरा, रामेश्वर डूडी जब बीमार होते हैं तो कहा जाता है उनकी वाइफ को टिकट दे दिया जाए तो सिंपैथी में जीत जाएंगे। राजस्थान में सिंपैथी वाला जो खेल एक चलता है, बहुत सारे ऐसे टिकट हुए जिनके बेटे चुनाव जीत करके आए, लेकिन महिलाओं को कहा जाता है सिंपैथी उनको मिल जाएगी। आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा है यहाँ पर? देखिए, ये तो आपने तो बहुत अभी हाल ही का उदाहरण लिया। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जब राजीव गांधी पहली बार पॉलिटिक्स में आया और चुनाव लड़ा, क्योंकि 31 अक्टूबर 84 की बात थी, 85 में थम्पिंग मेजोरिटी से 400 पार हो गया। 400 पार गई थी। और जब भाजपा की केवल 2, मुझे जहाँ तक मेरी स्मृति में है, 2 MP हुआ करते थे। ये सिंपैथी वाली बात नहीं है। मैं तो एक इससे भी ज़्यादा जो चिंता है वो ये है कि जो संविधान ने लोकतंत्र के लिए और जिस तरह से उसको हमने अपनाया है, उस लोकतंत्र के बजाय परिवारवाद और व्यक्तिवाद, जन जन की बात नहीं, मन की बात या मेरी बात या उसकी बात, तो गारंटी मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया कि औरतों को तो श्रम और परिश्रम करती है, उनको तो ये चाहिए कि जो मेरे को कर रही हूँ उसका मेहनताना मुझे मिलना चाहिए। चाहे वो खेत खलिहानों में काम करती हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन पे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, मुझे मेरा मेहनताना मिल जाना चाहिए। कितनी महिलाओं को उनका अपना किए हुए कार्य का पारिश्रमिक उनको मिलता है। तो ये जो सिंपैथी बोर्ड, क्योंकि या तो कहीं ना कहीं वो ये नहीं कि महिला की बात नहीं है। जब मैंने कहा ना वो महिला थोड़ी, राजीव गांधी जब चुनाव लड़ा सिंपैथी वोट मिला, तो मैंने देखा गाँव में घूंघट में ऐसे थोड़ी सी आंख बाहर निकाल के औरतें, जब मैं, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाती रही तो सर्वे करने का ये मुझे थोड़ा इंटरेस्ट होता था, तो एक औरत ने मुझे जब कहा, मैं दंग रही, बापड़ी मर गई, उनका बेटा ने देखा छा, मतलब इंदिरा जी की मृत्यु हो गई तो उसके बेटे को एक बार मौका देना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिंपैथी वोट केवल औरतों के लिए है, औरतें ही वो भी है, लेकिन बात ये है कि केवल सिंपैथी वाली चीज़ कब तक टिकेगी। मैं तो कभी नहीं कहती हूँ कि मेरे प्रति आप सहानुभूति दो। सहानुभूति में स्थायित्व नहीं होता है। जब अब जो हम पूरा विश्व जिसमें जी रहा है, क्योंकि MDG मिलेनियर डेवलपमेंट गोल की बात की थी और 2015 तक हमें अचीव करना था, नहीं, लेकिन अब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की और उसमें 5वें नंबर पर महिलाओं का ही मैटर है सारा। तो स्थायी विकास की बात है। इसलिए ना तो ये जुल्मेबाजी चाहिए, ना ही हमें मुफ्त का कुछ चाहिए, नहीं हमें ये सहानुभूति वाला चाहिए। सहानुभूति क्या हो, तो इतना कुछ कर चुकी होती है, उसको सहानुभूति चाहिए नहीं, उसको अपना हक चाहिए बिना किसी सहानुभूति के। लेकिन ये एक बन गया है, बेचारी वो क्या करेगी, मतलब दीनहीन बात उसको। अरे आप भी दीनहीन बना देते हो, आप ही देवी बना देते हो। कभी तो माथे पे ऊपर आसमान पे चढ़ा के देवी कर दो, कभी उसको दासी बना देते हो, कभी वेश्या बना, जो चढ़ना है कर ले। तो ये जब तक अधिक से अधिक महिलाएं पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेगी, उनकी आवाज़, मैं कहूँ किसी भी पार्टी की हो, निर्दलीय हो चाहे वो, क्योंकि अभी 6 तो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, और रीजनल पार्टी है। देखिए आज कोई भी पार्टी, एक महिला अध्यक्ष नहीं है छवों में, क्या चीज़ पार्टी, हाँ तो पहले तो थी ना। आप देखिए मायावती अपनी पार्टी का है, ममता जी ही है, और राष्ट्रीय पार्टियों थी तो राष्ट्रीय पार्टी, तो बसपा वगैरह भी तो राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये बात नहीं है, रीजनल पार्टी हो, चाहे जब जयललिता जी थी तो वो ठीक है, लेकिन उनका कितना होल्ड रहता था। मैं ये कह रही हूँ कि महिलाओं को आगे आने के लिए सबसे पहले जब वो राजनीति में आती है, उनका करेक्टर एजिटेशन, चरित्र हनन करना शुरू कर देते हैं। अरे ऐसी कोई महिला आगे थोड़ी बढ़ती है, जरूर कुछ न कुछ होगा। ये क्यों आंकलन होता है? जो गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से जो आंकलन महिलाओं की शक्ति का, उसकी काबिलियत का, उसकी क्षमताओं का करते हैं, तो हर फ्रंट पे काम करना पड़ेगा कि हम, एक तो ये नेगेटिविटी है उसको रोके, और पॉजिटिविटी ये है कि जो जिसमें है काबिलियत, जो आगे निकलना चाहती है, उसकी बिना टांग खिंचाई करे हर पार्टी। मैं नहीं कहती हूँ इस पार्टी से उस पार्टी से, मैं तो ये चाहती हूँ कि वो दिन देखना चाहते हैं जहाँ अधिक से अधिक महिलाएं हमारी राष्ट्रीय संसद में
पहुंचे और फिर हम देखेंगे कि नज़ारा कैसा और होगा। राजस्थान आज में- एक बात मैं कहूँगी, क्योंकि ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि विक्टिम का विक्टिमाइजेशन, जो पीड़िता है उसके ऊपर किस तरह से बात करते हो, और राजनीति, सरकार का राजनीतिकरण, और अपराधी का राजनीतिक अपराधीकरण। तो प्लीज जिस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देना बंद कर दे तो महिलाएं अपने आप आगे आना शुरू होगी, वो भय खत्म हो जाएगा। ये शुरुआत देखिए, ये शुरुआत कुछ राज्यों में हुआ है। पिछली बार अखिलेश यादव ने मंच से जो अतीक अहमद को टिकट न देने की बात करी, उनको बल्कि भगा भी दिया। तो ये कहा जा रहा है कि स्वच्छ चरित्र के लोग, लेकिन जब आते हैं लोग तो फिर वही क्रिमिनल की चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। जैसे भी बता रहे थे, कोई एक आंकड़ा है कि सबसे अधिक क्रिमिनल पहले फेज में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उसमें कोई बहुत बड़ा माफिया नहीं है। ये वाली स्थिति इस बहुत दयनीय, शोचनीय है कि जो अपराध करने वाले या जो मतलब गलत रास्ता कहीं ना कहीं आ ही जाता है। सीधे साधन और साध्य की शुचिता की बात जो गांधी जी करते थे, अगर वो बात हम रखें, जिस तरह से महिलाएं बहुत ज़्यादा शुचिता के पर रहती हैं, इसीलिए शायद वो संसद तक नहीं पहुंच पाती हैं टिकट मिलने के बाद भी। और वही बात है कि अपराधीकरण जिस तरह से होता जा रहा है, या अपराध को प्रमुखता मिल रही है, या धन की जितनी पावर सत्ता में आने के लिए ज़रूरत होती है, और धन कहाँ से आएगा? इतना जो अनाप शनाप धन चुनाव में खर्च होता है, वह इलेक्टोरल बॉन्ड की जिस तरह से अभी बात चल रही है और जो सबके सामने आ रहा है, इतना सारा धन, और वो धन प्राप्त करने के लिए फिर रास्ते कहाँ से निकलेंगे? जो धन देगा वह अपने लिए सुविधाएं भी चाहेगा। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिसकी वजह से महिलाएं इस तरह के रास्ते नहीं अपना पाती हैं और वो शुचिता पर ज़्यादा ध्यान देती। एक बात मैं बहुत कहना चाहूँगी कि राजीव गांधी की जो बात चली, महिलाओं को आगे लाने की जो बात आप कह रहे हैं, उन्होंने पंचायती चुनाव में पंचायती राज में आरक्षण कर दिया और उसका बहुत बहुत अधिक प्रभाव हुआ। जो गाँव की जो महिलाएं पहले अपने सरपंच होने के बावजूद सरपंच पद पे नहीं बैठती थी, या बहुत कम पढ़ी लिखी होती थी, उन लोगों के जब ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए गए तो शुरू में तो वे आती नहीं थी, आती थी तो इतना घूंघट काढ़ के आती थी, धीरे धीरे फिर उनका घूंघट भी इतना हुआ और वो चीज़ों को, मुद्दों को समझने लगी। फिर सरपंच पति की अवधारणा कम होने लगी, पति नहीं बैठता था उसकी जगह, वो कहती थी मैं जाऊँगी, मैं बैठूंगी, मैं काम करूँगी, और वह गाँव की भलाई के लिए बहुत सारे काम, कई बार ये हो जाता है वो प्राथमिकता खत्म हो जाती है। स्वच्छ पानी की प्राथमिकता पुरुषों के लिए नहीं होती, स्त्रियों को मालूम होता है कि कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है सिर पे, तो वो पानी की प्राथमिकता वो गांव की सरपंच जो लेडी बनी है वो देगी। और इस तरह से बच्चों की पढ़ाई से लेके स्वच्छता, स्वास्थ्य की बातें हैं, तो ये इन सब की प्राथमिकता वह निश्चित करती है और वह करती है। तो मौका देने की बात है, मौका देने के बाद वह प्रूव करती है और वह लड़ती है, सबसे लड़ती है, लेकिन वह गलत ताकतों से मुश्किल हो जाता है, उसको गलत रास्ते अख्तियार करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए शायद पीछे रह जाती हैं। हाँ, ये देखिए, अब ये राजस्थान, चूँकि हम जयपुर में चर्चा कर रहे हैं, इस बार विधानसभा चुनाव में एक ही परिवार से पति पत्नी दोनों मैदान में थे। कहा जा रहा है बहुत टफ सीट हो गई है, बहुत आनंददायी सीट हो गई, हम लोग को लिखने पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन रोचक बात यह है कि एक छोटी पार्टी से महिला आती है और बड़ी पार्टी ने जो पुरुष को दे दिया। तो ये जो मैं मैम से यही सवाल कर रहा था कि जब सहानुभूति पार्टियां देती भी हैं तो सहानुभूति को देखती हैं कि अच्छा यहाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है जिता दो, यहाँ नुकसान हो रहा नहीं देना। जैसे कल बात हो रही थी, विनेबिलिटी वाली बात हो रही थी, क्या लग रहा है आपको कि इस पर कुछ बदलाव हो पाएगा? संतोष जी, आपकी इस बात को मैं एक उदाहरण से देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बहुत देश में युवा साथी हैं और वो मैं फिल्म के माध्यम से देना चाहूँगी। आपने गुंजन सक्सेना की फिल्म का एक क्लिपिंग देखा होगा, जो वो अपनी बात रखती है कि मुझे पायलट बनना है। सबसे पहले कौन रेजिस्ट करता है? उसका खुद का भाई और माँ, कि नहीं, बच्ची के लिए सेफ नहीं है। भाई उसको समझाता है कि तू किस क्षेत्र में जा रही है, यहाँ तक कि वो जब पायलट का कोर्स भी कर लेती है तब भी उसको फोटोग्राफ में खड़ा करके दिखाता है कि तू पायलट नहीं, एक लड़की है। 10 लड़के पायलट हैं और तुम लड़की हो, 11वीं लड़की। तो ये माइंडसेट, मैं फिर से मेरी उसी बात पे आऊँगी, जब तक ये माइंडसेट क्रैक नहीं होगा, घर वाले ही बराबर हक ना देंगे। आपको ध्यान हो, 2 दिन पहले एक बात चर्चा चली थी, तब भी मैंने कहा था हम लिंग पे क्यों जाते हैं, मैं पुरुष महिला पे क्यों जा रही हूँ, मैं मस्तिष्क की पोटेंशियल पे क्यों नहीं जाती हूँ। किसी में अगर ये पोटेंशियल है कि वो पॉलिटिक्स में जा सकती है, एक अच्छी वक्ता है, एक संवेदनशील है और वो नज़ाकत से किसी प्रॉब्लम को समझती है, उसका सोल्यूशन इसके पास है,
हम क्यों नहीं मिलके इसको बकअप करते हैं, हम क्यों नहीं मिलके इसको बढ़ावा देते हैं। एक इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक मेरा विचार है, जैसे कि हम एमबीए की तैयारी के लिए इंस्टीट्यूशन रखते हैं, मेडिकल की तैयारी के लिए इंस्टीट्यूशन रखते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए इंस्टीट्यूशन रखते हैं, तो पॉलिटिक्स के लिए क्यों नहीं रख रहे हैं हम? जो लीडरशिप के लिए, उसमें पॉलिसी मेकिंग आना चाहिए, राजनीति की समझ आनी चाहिए, लीडरशिप आनी चाहिए, एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, एक अच्छा चिंतक होना चाहिए। यानी हमको थिंक टैंकर प्रोड्यूस करने की आवश्यकता है, जो बाद में भले वो राजनीति में चले जाए, लेकिन गंभीर चीज़ों को विचार करने की ताकत उसमें हो, उसको हमें ग्रूम करने की आवश्यकता है। तभी शायद आपके इस प्रश्न का अपने आप ही हल मिल जाएगा। अब जैसे जयपुर में राजस्थान में जो 25 सीटें हैं उसमें देखा जाए तो कई विधायक ऐसे हैं जो पुरुष हैं, जो सांसद हैं, जो चौथी बार मैदान में है, लेकिन कोई महिला ऐसी नहीं है जो तीसरी बार मैदान में हो, दूसरी बार मैदान में हो। पहली बार आई और आउट हो गई, सेकंड टाइम वहाँ पर किसी और को उतारा गया। अब जितनी 5 महिलाएं जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है वो सब पहली बार मैदान में है। और कांग्रेस में भी जिनको दिया गया है वो खैर वो अभी चुनाव में है ही नहीं, विधानसभा में नहीं है, अब वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन ये जो बात आती है कि 4 बार का व्यक्ति का टिकट नहीं कटता है, लेकिन दूसरी बार कोई महिला आना चाहती है उसका टिकट कट जाता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सवाल आपने पूछा ये अपने आप में एक सवाल है कि क्या ये महिला के लिए सोचने का विषय है कि मतलब अभी भी मतलब इस सदी में जहाँ पे हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, स्टिल हम लोग वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज़, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का सोचने का विषय नहीं है कि जहाँ पे हम लोग बिल पारित कर रहे हैं, जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेके बहुत वो है, तो क्या उनको नहीं सोचना चाहिए? क्या एक महिला जो घर से लेके अंतरिक्ष तक पहुँच रही है, क्या उस महिला को राजनीति में निर्णय निर्माण में होने की ज़रूरत नहीं है? क्या महिला को संसद में नहीं होना चाहिए? क्या महिला जो अपने घर के लिए इतने बेटर डिसीजन लेती है, क्या उसको समाज के लिए, देश के लिए नीति निर्माण में नहीं होना चाहिए? तो ये जो सारी चीज़ें, ये सभी के लिए सोचने का विषय है। महिला को स्वयं भी इतना अवेयर होने की ज़रूरत है कि वो ये समझ पाए। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इक्वालिटी मैं तो तब मानूंगी जिस दिन मेरी जो 3600 ड्रॉपआउट्स बेटियां हैं, जो समाज के एकदम अंतिम पड़ाव पे बैठी है, वेदर वो ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, वेदर वो माइनॉरिटीज से हैं, उनमें से किसी दिन कोई बेटी बोले कि मैं राजनीति में जाना चाहती हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, जिस दिन इस सोसाइटी की सभी लड़कियां ये डिसाइड कर पाएं कि इस पॉलिटिकल पार्टी के इस कैंडिडेट को मुझे वोट देना है और इसका कारण ये है और ये मेरा स्वयं का निर्णय है, ना कि मेरे पिता, मेरे भाई, किसी अड़ोसी, किसी पड़ोसी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे दबाव से इसे समझाया गया है, तब जाके मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में महिलाओं को लेके जो हमने सपना देखा है वो साकार हो पाएगा। और उस सपने को साकार करने के लिए महिला को स्वयं को, पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेशली, क्योंकि वो लोग महिलाओं को एक मुद्दा बना के प्रस्तुत करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका ये जिम्मेदारी नहीं, कर्तव्य भी है कि वो महिलाओं को इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी दें और चीज़ों को समय के साथ जो चीज़ें बदल रही हैं उनको समझें। अब इस पे फाइनल कट लेना चाहूँगा कि चर्चा वही हो रही है लगातार, ये 5वां शो है हमारा, कि किस तरीके से आपका वो फाइनल कट चाहता हूँ कि नहीं यही सोल्यूशन है। नहीं, कोई एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता परिस्थितियों को बदलने के लिए, बदलाव लाने के लिए। तो हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मॉरली सब तरीके से उनको करना पड़ेगा। जो जो भी अड़चनें महिलाओं के मार्ग में आती है उनको दूर करना और महिलाओं का मॉरल बूस्ट करना। और घर वाले भी ये कि जब मैं लड़के को यदि आगे जाने की तैयारी दे सकता हूँ तो एक बहू को क्यों नहीं। तो एक बहू को यदि वो परिवार, देखिए अभी तक वही लोग जीत के आते हैं जो कि परंपरागत उनके राजनीतिक परिवार रहे हैं, राजघराने रहे, राजनीतिक परिवार रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं अभी भी, चाहे वो 5 टिकट भाजपा ने दिया, 3 टिकट कांग्रेस ने दिया है, लेकिन वो गुण मिला करके वही होता है, एक कॉमन आम समाज या आम नागरिक में से जब तक आप छट निकाल करके नहीं लाएंगे, आपने जो क्या आप कितनी उनके लगे। ऐसे ही हमें आज़ाद फाउंडेशन थी कि किस तरह से स्लम्स एरिया में से बच्चों को लेकर के और लड़कियों को ड्राइवर, बहुत अच्छे ड्राइवर सखा कैब के रूप में काम कर रही, जो कि एक नया इनोवेशन जो पहले पूछते ही नहीं थे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण के साथ हम उनका मनोबल ऊंचा मजबूत कर सकते हैं। और जो लोग इस तरह का कहते हैं उनको हम सिरे से खारिज करें, क्योंकि कहना आसान है, महिलाओं के बारे में कुछ भी कह दो, पैसा नहीं तो महिलाओं की कामों में कटौती कर दो। मुझे पता है, मैं यूनिवर्सिटी में भी जब फंड कम था तो महिला अध्ययन केंद्र को बंद कर दो। तो ये क्या है कि आप महिलाओं, जब तक महिलाओं को प्राथमिकता से उनके मुद्दों को नहीं लिया जाएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा में प्रायोरिटी में विमेन से रिलेटेड इश्यूज़ को नहीं लेती है।
तभी तो आप 2010 में राज्यसभा में पास हुआ। वो सीन मेरे आंखों के सामने इतना सुखद है, जहां सुषमा स्वराज, वृंदा कानन, सोनिया गांधी और भी जो समाजवादी पार्टी सब ने मिलकर के किस तरह से खुशी जाहिर की थी राज्यसभा में। तो क्या हो गया 2010 के बाद कि आज तक भी हम उसको नहीं वो कर पा रहे कि लोकसभा में थम्पिंग मेजोरिटी के बावजूद, ये मानसिकता का उदाहरण है कि थम्पिंग मेजोरिटी के बावजूद 2010 में जो राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में क्यों नहीं पास हुआ, और आया है तो किस रूप में। हमने तो बंधन चाहा ही नहीं, फूल अगरबत्ती पूजा वूजा नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, एक इंसानी हक। बंधन बहुत तेज हो रहा है, लेकिन अब आपसे जानना चाहूँगा कि फाइनल कट क्या है आपका, कि नहीं यही कैप्सूल है, यही यंत्र है, यही मंत्र है? यही मंत्र तो यही है कि एक तो राजनीति में अपराधीकरण को थोड़ा सा कम किया जाए। अगर अपराधीकरण कम होता है तो भी स्त्रियां आगे बढ़ने को ज़्यादा होगी। पुरुषों की मानसिकता थोड़ी सी स्त्रियों के प्रति सुधरे, उनको ये नहीं समझें कि केवल घर ही इनका कार्यक्षेत्र है और इन्हें घर में ही बांध के हमें रखना है, या स्त्रियां अपना वो पूरा अपना ध्यान जो अपने व्यक्तित्व विकास पर भी दे सकती हैं। परिवार की जिम्मेदारियों में भी भागीदारी पुरुष की भी होनी चाहिए, और सारा पुरुष मानसिकता को भी सुधारने की बहुत ज़रूरत है। अगर पुरुष मानसिकता समाज के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, राज्य और राजनीति के क्षेत्र में सुधरेगी तो निश्चित रूप से स्त्रियां भी आगे आने के लिए तैयार होंगी। आगे आने के लिए तैयार होंगी। अब फाइनल कट मैम आपका चाहूँगा, क्या क्या वैज्ञानिक कारण बताइए, कुछ कोई एक कैप्सूल दे दीजिए जिससे उनका काम हो जाए। संतोष जी, कैप्सूल देना तो जब मेरे 2 सीनियर कह चुके हैं, एक चीज़ नहीं हो सकती। पर चूँकि यहाँ आपने विज्ञान की बात की है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो मैं समझ पा रही हूँ, और जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण भी दिया, पाठ्यक्रम में एक बदलाव लाने की आवश्यकता है। और वो पाठ्यक्रम स्कूल से ही अगर हम शुरू करें तो मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि हम साइंस में क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई साइंटिस्ट बनाना है तो कैच देम यंग। और इसीलिए आपने ध्यान दिया हो कि 11वीं 12वीं में उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, ताकि वो लेबोरेटरी को समझें, जो किताब में पढ़ रहे हैं वो लैब में जाके कार्यान्वित करें और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण मजबूत हो। इसी प्रकार से अगर किसी में लीडरशिप क्वालिटी है, कोई एक लोकल प्रॉब्लम जो मैंने परसों भी कहा था, थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली, तो अगर कोई लोकल प्रॉब्लम को भी बच्ची लेके आती है और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती है, तो उसको एनकरेज किया जाए। एनकरेज करके एक पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ रखा जाए, चाहे वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो चाहे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। और स्कूल से ही शुरुआत की जाए ताकि वो एक सिलेबस के फॉर्म में, एक कोर्स के फॉर्म में हो, और जो बच्चा उसमें जाना चाहता है धीरे धीरे उसको उसमें ग्रूमिंग मिलती रहे। यहाँ से देखिए सॉल्यूशन निकल रहे हैं और लगातार हम इस तरह की बात करें। आप बताइए फाइनल कट क्या है आपका, कि इनकी संख्या बढ़े और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हों अगर देख रहे हों, देखें तो उनको समझ में हाँ ये काम करना चाहिए। संतोष जी, चाहे कोई कुरीति हो या सामाजिक बदलाव, पॉलिटिक्स के लेवल पे या कुछ भी, अगर दे रहे हैं तो दिखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि न्याय दिया जा रहा है, तो न्याय अगर दे रहे हैं तो न्याय दिखे तो कि न्याय हो रहा है। दूसरी बात, कोई भी कुरीति हो या सामाजिक बदलाव, उसका कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और एक बटन नहीं होता है कि हमने ऑन और ऑफ कर दिया तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम लोगों को सभी डायमेंशंस पे काम करने की ज़रूरत है। सोसाइटी को अपना रोल समझना होगा, पेरेंट्स को अपना रोल समझना होगा। जब आप बड़े होते हैं तो एज अ फीमेल आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि आपको अवेयर होना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि महिलाएं सिर्फ ढाकने का या पर्दे का या प्रमोशन का एक टूल नहीं है, वो रियल मायनों में यहाँ पे उनका अपना एक अस्तित्व है, और वो बहुत बेहतरीन हमेशा से थी, ना कि वो बहुत बेहतरीन बनने की राह में है। तो सभी लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सभी लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। देखिए ये लगातार हमारा ये जो शो है इसमें हम यही चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से, खास करके चूँकि हम राजस्थान में हैं तो राजस्थान को उन सारे समीकरण को समझना चाह रहे हैं प्रोफेसरों के माध्यम से कि क्या होना चाहिए। चूँकि लगातार ये कहा जा रहा है कि पार्टी के नेताओं से बात करिए तो कहते हैं कि उनको अभी जिस तरह डेटा मिलता है उसी पर वो टिकट बांटते हैं, उसी पर चर्चा करते हैं, नाम ही नहीं जा पाता, पैनल जाता है। तो अब बड़ी रोचक बात बताई जा रही है कि जयपुर से 2 बार जो पैनल गया वो पुरुष के लिए गया, लेकिन वहाँ जो डिसीजन हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे हुआ कि महिला को टिकट देना है। तो वो तमाम इस तरह की बातें अब समझ में आ रही हैं, नहीं महिला भी जयपुर से चुनाव जीत सकती है, और जगहों सीटों पर दिया गया। पहली बार कहा जा रहा है कि 5 सीटें दी गई हैं, हालांकि बहुत कम ये माना जा रहा है, 25 के हिसाब से 5 का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल अब चिंता हो रही है और होनी चाहिए। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।